मीटिंग हुई और इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय है इथेनॉल का। इथेनॉल का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा चीनी उत्पादन की समस्या का हल निकले, इसलिए एक बहुत ही नई अच्छी स्कीम लाई है जिसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे। दूसरे निर्णय में पारादीप बंदरगाह, उसमें बड़े बड़े जहाज आने की पर्याप्त व्यवस्था पीपीटी और बीओटी तत्वों पर होना, ये भी निर्णय हुआ है, उसकी जानकारी मांडविया जी देंगे। दो निर्णयों की जानकारी केवल मैं दूंगा। देश में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसमें औद्योगिक शहरों का विकास हो नए सिरे से, खास करके फ्रेट कॉरिडोर 2 बन रहे हैं जिसमें माल ढुलाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेसवेज है, जहां बंदरगाह है, जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्ट भी है, ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का और क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। तो 7,725 करोड़ के लागत से, और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में, वहाँ 2,139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1,701 करोड़ के लागत से, कर्नाटक में है, ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये 2 महत्वपूर्ण आधार है। तो कृष्णपट्टनम में 1,701 करोड़ की लागत से होगा। और कृष्णपट्टनम में जहां 98,000 रोजगार क्षमता है, वह तुमकुर में 88,500 रोजगार बढ़ने का अनुमान है। तीसरा, दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है। दादरी के पास बोरा की रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ ये मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट हब और एक लॉजिस्टिक हब तैयार होगा, और इसके लिए 3,883 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें कल्पना यह है कि लैंड पार्सल विकसित रूप से पूरे उद्योगों के लिए जैसे लैंड चाहिए वैसी ज़मीन यहाँ मिलेगी। वहाँ नए उद्योग आएंगे, नए औद्योगिक शहर एक तरह से तैयार होगा जो सस्टेनेबल भी होगा और एक ग्लोबल वैल्यू चेन का ये हिस्सा होगा। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना होगी, और कल्पना ये है कि इसी आर्थिक वर्ष में उनको पैसे भेजे जाएंगे। ये जो एसपीवी है, ये राज्य और केंद्र सरकार की मिलकर बनती है, और ये जो करेंगे इससे देश के औद्योगिक विकास को एक बहुत अधिक गति मिलेगी। विदेशों से जो निवेश आ रहा है, नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, उनको ऐसे ही जगह चाहिए उद्योग के लिए कि जो उद्योग रेलवे भी नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे भी नज़दीक हो, पोर्ट एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो, एक जगह बड़े बड़े गोडाउन्स हो, वहाँ से सीधे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच जा सकता है, और माल ढुलाई अच्छी होगी, फ्रेट कॉरिडोर होगा। तो ये जो सब सुविधाएं जहाँ है, वही नए औद्योगिक विकास हो, ये इसकी कल्पना है, और इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। एक दूसरे निर्णय में ये 3 देशों में
नए एम्बसीज तैयार करने का, मिशंस तैयार करने का निर्णय किया है। आपको पता है मोदी जी ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध की हमेशा पैरवी की है और उन्होंने हमें मंत्रियों को भी एक काम में लगाया था कि जहां 70 साल में कुछ देश ऐसे थे कि जहां कोई मंत्री नहीं गया था, वहां सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और वहां जाके आए। अब ऐसा एक भी दुनिया में देश नहीं कि जहां भारत का मंत्री कहीं नहीं पहुंचा है। तो एक संबंधों को प्रगाढ़ करने की जो उनकी भावना है उसके अनुसार है, और इसलिए जहां मिशंस नहीं है वो मिशंस आज इस्टोनिया, डेनमार्क से आते हैं। तब लगता है रूस का अंतिम हिस्सा है, तो उसके आगे है ये इस्टोनिया देश है, पैराग्वे है और डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो ये 3 देशों में ये 3 मिशंस भारत के जाएंगे और इससे ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा मानवीय सारे कल्चरल सांस्कृतिक संबंध और बाकी एक दूसरे के बहुत सारे आदान प्रदान, ये काम बढ़ेगा। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। तीसरा एक आखिरी विषय है कि इंडिया और भूटान के दरमियान जो सैटेलाइट गए हैं, जो आउटर स्पेस है, उसके बारे में एक सहयोग का MOU हुआ है। वो उसका भी प्रेस रिलीज दे रहा है। टेक्निकल है थोड़ा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है, हमारा पड़ोसी राज्य है। तो ये आज के निर्णय है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी, जो बड़ा फैसला है, इथेनॉल का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा शक्कर उत्पादन से निर्माण होने वाली समस्या का हल निकले, इसके लिए ये निर्णय है। धर्मेंद्र प्रधान। इथेनॉल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। पिछले 18-19 ये 2 साल में अनेक निर्णय उसी दिशा में किया गया। आज उसी दिशा में और एक कदम उठाया गया। मित्रों, देश में शुगर कैन जूस, शुगर से आगे शुगर बनाने में जो मोलासेस उपलब्ध होता है, उसी से एथेनॉल बनती थी। अटल जी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन जब अटल जी की शासन की समय खत्म हो गई, उसके बाद UPA ने इस आत्मनिर्भर वाले रूट को छोड़ के उसको एक प्रकार से नगण्य स्थिति में छोड़ दिया। जब 13-14 में हम लोग जिम्मेवारी संभाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेवारी संभाली, तब उसी साल एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सिर्फ 38 करोड़ लीटर एथेनॉल आ पाती थी और उसी साल उसकी प्राइस थी लगभग 39 से लेकर 45 रुपया तक। देश में एथेनॉल को प्राधान्य दिया जाए, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, उसमें एथेनॉल एक बड़ी फैक्टर बने। इसलिए मोदी सरकार ने कंटिन्यूअसली अनेक कदम उठाए हैं। आज उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश में आज एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी 684 करोड़ लीटर है। आज हमारी एथेनॉल प्रोक्योरमेंट बढ़ के 38 करोड़ लीटर से बीते 19-20 शुगर ईयर, दिसंबर तक शुगर ईयर होती है, नवंबर एंड तक शुगर ईयर होती है, 19 दिसंबर से 20 नवंबर तक 173 करोड़ लीटर हमने एथेनॉल प्रोक्योरमेंट किया है। जो आने वाले दिनों में हमारे जो 2030 तक देश की आवश्यकता की, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, देश की आवश्यकता की 20% तक एथेनॉल ब्लेंड करने में 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल आवश्यकता होगी। 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने के लिए
हमारी एथेनॉल बनाने के लिए रॉ मटेरियल और कैपेसिटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। पहले शुगर से ही सिर्फ एथेनॉल बनती थी। सरकार ने इन दिनों में राइस, मेज, उनसे भी एथेनॉल बनाने का अनुमति दे दिया है, जिसके कारण इस बार एवरेज हमारी आवश्यकता की लगभग 9% हम ब्लेंड कर पाएंगे। इसी साल 325 करोड़ लीटर की पिछले 20-25 दिनों में दिसंबर 1 से जो नया सेशन शुरू हुआ शुगर ईयर, एथेनॉल ईयर, उसमें से हमने 325 करोड़ लीटर की एश्योरेंस हमको मिल चुका है। हमारी टेंडर सफलता 325 करोड़ लीटर में हो गया है। इसको आने वाले दिनों में 1000 करोड़ लीटर तक ले जाने के लिए आज सरकार ने जो लोग नया डिस्टिलरी लगाएंगे, जो नया स्टैंड एलोन डिस्टिलरी लगाएंगे, मोलासेस के लिए हो या ग्रेन बेस्ड हो, उसमें 6% तक या लोन अमाउंट की 50% जो सबसे उसके नीचे हो गए और 1 साल की इंटरेस्ट देने, लोन रीपे की मोराटोरियम के साथ आज सरकार ने कुल मिला के इसमें से आने वाले 10 साल में 40,000 करोड़ रुपया की नया निवेश होने से, कुछ निवेश हो गया है और कुछ निवेश होकर 40,000 करोड़ रुपया की नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा। उसमें ज़्यादातर हम पेट्रोलियम सेक्टर में खरीद लेंगे, ईबीपी प्रोग्राम में। उसके लिए सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573 रुपया की 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी उसने उनको सैंक्शन किया। उसके कारण मित्र, भारत में हमारी जो पहल रही है, इस बार बजट में ऊर्जा खेती की कल्पना किया गया था। हमारी किसानों की आमदनी को हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने में, एनर्जी इंडिपेंडेंसी कन्वर्ट करने में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के नाते हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम खर्चा हो, हमारी किसानों की जो एथेनॉल हमारी सी हैवी, बी हैवी, शुगर केन जूस, डैमेज फूड ग्रेन, ये सब जो कैटेगरी हमारी एथेनॉल की थी, जिसमें एवरेज पर लीटर 53 रुपीज था। कहाँ कभी 39-40 रुपया था, आज वो 53 रुपीज था। और जो अभी का चालू शुगर ईयर हो रहा है 20 और 21, इसमें से इसको फिर बढ़ा के 58 रुपीज तक करवा दिया गया है। लॉन्ग टर्म एश्योरेंस, प्रोग्रेसिव रेट के ग्रोथ और लक्ष्य और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसके कारण इसकी नेट उपलब्धि हमारी किसानों की आमदनी को दुगनी करने में मोदी जी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसी तहत आज कैबिनेट ने इतनी बड़ी फैसला लिया है। और जो पहले अगर मैं उसको फाइनेंशियल टर्म में हिसाब करूं, 13-14 में हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदा था, जो इसी साल बढ़ के 9,169 करोड़ रुपया, 9,169 करोड़ रुपीस जो एश्योरेंस हमको इसी साल मिला है, वो बढ़ के लगभग 19,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये सीधा सीधा किसानों की जेब में जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी होगी और हमारे देश आत्मनिर्भर होगा। पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3,000 करोड़ रुपीस का खर्च करके एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह निर्माण करने के लिए फैसला लिया है। मोदी गवर्नमेंट टोकन नहीं, टोटल सोचती है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ निर्णय लिया जाता है। मोदी जी ने एक बार कहा था कि पश्चिम क्षेत्र के साथ पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों का भी विकास होना चाहिए।
ये विषय को चरितार्थ करने के लिए पूर्वीय भारत में पारादीप एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और पारादीप में आज 112 से 115 लाख मैट्रिक मिलियन टन कार्गो वहाँ मूवमेंट होता है। लेकिन पारादीप और कलकत्ता एक ऐसा क्लस्टर है जहाँ मिनरल रिच है, स्टील इंडस्ट्रीज है, कोयला रिच है। ये सब स्थिति को देखते हुए अगले दिनों में 2030 तक फ्यूचरिस्टिक हम जब प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, तो आज एक क्लस्टर में 210 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो आज के दिन में है, वो 10 साल में 400 से 420 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो होना है। आज दुनिया में बिजनेस, एक्जिम, ट्रेड वो कॉम्पिटिटिव है और सभी देश अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने में लगे हैं। सभी शिपिंग लाइन भी अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने में लगे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए जब वर्तमान समय में नया शिप का बिल्डिंग हो रहा है, नई शिप बन रही है, वो कैपेक्स साइज की बन रही है। कैपेक्स साइज मतलब 2 लाख मैट्रिक टन की क्षमता वाली बड़ी वेसल्स, क्योंकि बड़ी वेसल्स हो, शिप हो तो उसमें कार्गो ज़्यादा मूव हो सके। लेकिन ये शिप ऐसी बनने लगी है, उसके लिए भारत को तैयार होना है। अगले 5 साल में ये शिप बन के जब शिपिंग लाइन में आएगी और उस वक्त ए शिप को हैंडल करने के लिए हमारे पास ए साइज का बड़ा बंदरगाह चाहिए। पारादीप में अगले दिनों में ये स्थिति को देखते हुए पारादीप में एक वेस्टर्न डॉक के माध्यम से 25 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो के क्षमता वाला 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में केप वेसल्स आ पाएगी। केप वेसल्स आएगी जो आज के दिन में देश में डीप ड्राफ्ट इतनी बड़ी वेसल्स नहीं आ सकती है। तो क्या करना पड़ता है, शिप को दूर खड़ी रखनी पड़ती है, वहाँ से बार्जिस के माध्यम से मिनरल्स समुद्र तट तक, बंदरगाह तक लाया जाता है, वहाँ से इंटरलैंड तक भेजा जाता है। इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और पारादीप में जो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है उसको एनकेस करने के लिए ये जब डॉक बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी के ये विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट मतलब पारादीप ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा। इस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ आज मोदी गवर्नमेंट ने इस प्लान को स्वीकृति दी है। कई ऐसे नए इनिशिएटिव इस मिनिस्ट्री के माध्यम से लिया जा रहा है। आज के दिन में देश में सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए, फिलिंग के लिए सैंड का उपयोग किया जाता है। मोदी जी ने कहा था कि वेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं क्या, वेस्ट मटेरियल का बेस्ट मटेरियल के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्या। समुद्र में जब ड्रेजिंग होता है तो ड्रेजिंग, जहाँ से ड्रेजिंग हो वहाँ से 16 नॉटिकल माइल दूर ड्रेज मटेरियल फेंक दिया जाता है। मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ये निर्णय लिया कि ये ड्रेजिंग मटेरियल, दुनिया में ये प्रैक्टिस है कि ड्रेजिंग मटेरियल को रिसाइकल करके रीयूज किया जाए। ये ड्रेजिंग मटेरियल को समुद्र तट पर लाके उसको रिसाइकल करके उसका उपयोग करना मिनिस्ट्री ने, बंदरगाहों ने शुरू कर दिया है। ये एफर्ट लास्ट साल से लिया गया है। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 86 करोड़ रुपीस का ड्रेजिंग का वेस्ट मटेरियल बेच चुके हैं हम। अगले दिनों में उसको आगे बढ़ाते हुए परमानेंट, मेरे यहाँ 1000 करोड़ जैसी कॉस्ट से मेंटेनेंस ड्रेजिंग होता है। ये मेंटेनेंस ड्रेजिंग का मटेरियल बेच के भी एक इनकम खड़ी करके हमारा बंदरगाह को हम सस्टेन करेंगे। बंदरगाह के पास इनकम होगी तो कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे, कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्गो मूवमेंट्स का खर्च और बंदरगाह से कार्गो पर लगने वाला चार्ज कम होगा तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में वेस्ट से बेस्ट की ओर जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी भारत का उदय हो रहा है और सारा देश एक साथ में आगे बढ़े, प्रगति करे, इस दिशा में ये लिया गया निर्णय है। और इस निर्णय से हजारों
और लाखों लोगों को रोजगारी का अवसर भी प्राप्त होगा। सर, ये जो इथेनॉल के लिए आप जो प्लान है आपका, जिस सवाल ये है कि इससे क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट लेगी कि इससे मीडियम और स्मॉल लेवल यूनिट्स भी सेटअप करे और उस सरकार यूथ को, हमारे देश के यूथ को भी मदद करे, सहयोग करे, ताकि उनसे एम्प्लॉयमेंट भी दूर हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी उससे दूर हो, और वो नया प्लांट, छोटा प्लांट लगा के अपना इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि इथेनॉल जो है वो मोलेसिस का ही बाय प्रोडक्ट है, और साथ में सिर्फ इथेनॉल ही नहीं 11-12 और भी बाय प्रोडक्ट साथ में निकलते हैं। तो एक बहुत ही ये फीजिबल एक वो रहेगी। देखिए, ये मूलतः स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में ही सीमित रहेगी, और दूसरी सिर्फ मोलासेस, शुगर बेस्ड मोलासेस नहीं, हम लोग आगे जाके उसको, अभी तो हम लोगों ने राइस और मेस इस दो को रॉ मटेरियल करके यूज करेंगे, आगे चल के व्हीट, बार्ले, स्वीट गम, ये सारे में भी होगा। और आज जो स्कीम हम लोगों ने इन्विजन कर पा रहे हैं, ये मीडियम टर्म और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते ही कर रहे हैं। इसलिए मैंने पूछा, डिस्टिलरीज को एडवांटेज है, जो डिस्टिलरीज हैं वो मोलेसिस से शराब बनाती हैं, और साथ में इसी उनका ये बाय प्रोडक्ट बनाने का भी उनके पास ये सहयोग रहता है। तो सेपरेटली जो डिस्टिलरी नहीं है, यानी कि केमिकल अल्कोहल बनाने की जो सुविधा जिसको हो जाए, दोनों को ही उसमें प्रोविजन रखा है। प्रेस नोट में विस्तार से कहा गया है, स्टैंड एलोन भी कहा है, एग्जिस्टिंग डिस्टिलरी को भी कहा है। 39 Indian sailors have been stuck in Chinese ports for the last 7 months. As shipping minister, sir, what action have you taken to bring these sailors back? Has this matter been taken up diplomatically with China? Can you please tell us about that? Their families also have been making demands on the same. वैसे तो ये कैबिनेट ब्रीफिंग है, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है तो मैं बता दूं, उसके लिए डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, सफलता से चल रही है, और जो हमारे सी फेरर है वो नज़दीक के दिनों में इंडिया वापस आ जाएंगे। शिपिंग मंत्री जी से हमारा सवाल है कि जो पोर्ट के पास रिसाइकलिंग जो है उसकी कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे रिसाइकलिंग होगी? उसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम कीमत में छोटी सी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से रिसाइकलिंग करना मतलब साफ़ करना, उसको जो सॉल्ट वाटर से आता है उसको बाहर के जो वाटर है उस वाटर से साफ़ किया जाता है और बाद में उसका यूज़ किया जाता है। दुनिया में ये प्रैक्टिस है और यहाँ कई लोगों ने शुरू कर दिया है। रिवराइन पोर्ट है, वहाँ ये भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रिवर में जो पानी होता है वो सोल्टी नहीं होता है, तो वैसे ही वहाँ से निकाल के उसको बेचा जा सकता है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।